ये तस्वीर 1860 के आसपास की है, जब मिस्र यूरोप और अमेरिका के अमीर लोगों के लिए रहस्य और रोमांच की धरती था। उस समय मिस्र में पिरामिड और स्फिंक्स देखने आना किसी सपने जैसा था। इस तस्वीर में दिख रहा मैक्सिकन परिवार उन शुरुआती यात्रियों में से था जिन्होंने यूरोप की ग्रैंड टूर पर निकलकर अफ्रीका तक कदम रखा। ये वो दौर था जब ट्रेनें नई नई चली थी और कैमरे एक दुर्लभ विलासिता थे। ऐसे में ऊंटों पर बैठी ये महिलाएं न सिर्फ पर्यटक थी बल्कि आधुनिक युग की पहली खोजकर्ता भी थी। उनके पीछे खड़ा महान स्फिंक्स उस समय भी आंशिक रूप से रेत में दबा था और लोग इसे समय का प्रहरी कहते थे। उस वक्त यूरोपीय और अमेरिकी समाज प्राचीन सभ्यताओं से मोहित था और मिस्र सबसे बड़ा आकर्षण बन चुका था। ये तस्वीर न सिर्फ एक परिवार की यात्रा को दिखाती है बल्कि उस युग की मानसिकता को भी, जब लोग पहली बार अपने महाद्वीपों से बाहर निकलकर दुनिया की जड़ों को देखने निकले थे। ये तस्वीर 1910 की है, जब दुनिया पहली बार ऑडी नाम सुन रही थी। इसके पीछे थे इंजीनियर ऑगस्ट हॉर्च, जिन्हें अपनी पुरानी कंपनी से निकाल दिया गया था। उन्होंने अपने नाम हॉर्च का लैटिन रूप चुना, ऑडी, जिसका अर्थ है सुनो। उस समय मोटर गाड़ी एक विलासिता थी और हर कार लगभग हाथ से बनाई जाती थी। इस तस्वीर में दिख रही ऑडी टाइप ए कंपनी की पहली कार थी। इसमें 4 सिलेंडर इंजन था और ये सिर्फ 22 हॉर्स पावर की ताकत देती थी, लेकिन उस वक्त ये किसी चमत्कार से कम नहीं थी। सड़कों पर इतनी चमकदार और तेज मशीन देखना लोगों के लिए भविष्य देखने जैसा था। 1910 में बनी ये कार तकनीकी नवाचार का प्रतीक बनी। आगे चलकर ऑडी जर्मनी की औद्योगिक प्रतिभा का चेहरा बन गई। ये तस्वीर उस शुरुआत की है जहां से वॉस्प्रुंग डोश टेक्निक यानी तकनीक के जरिए आगे बढ़ना का सफर शुरू हुआ। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल तस्वीरों में कहानी पर। यहाँ हर तस्वीर अपने भीतर एक अनकही कहानी छुपाए हुए हैं। पुरानी और दुर्लभ तस्वीरों के जरिए हम आपको ले चलेंगे इतिहास की एक अनोखी यात्रा पर। तो आइए देखते हैं आज कौन सी तस्वीर हमें अतीत से मिलवाती है। ये तस्वीर 1935 की है, टोक्यो के शिबुया स्टेशन की। उस दिन जापान ने उस कुत्ते को विदा किया जिसने इंसानी वफादारी की परिभाषा बदल दी। उसका नाम था हाचिको। वो अपने मालिक प्रोफेसर उएनो के साथ हर दिन स्टेशन तक आता था और शाम को वापस साथ लौटता था। लेकिन एक दिन प्रोफेसर की अचानक मृत्यु हो गई और हाचिको उनका इंतजार करता रह गया। वो अगले 9 वर्षों तक रोज उसी जगह बैठा रहा, मौसम कोई भी हो। स्थानीय लोग उसे खाना लाते, लेकिन उसका चेहरा हमेशा अपने मालिक को ढूंढता रहता। जब 1935 में उसकी मृत्यु हुई तो पूरा टोक्यो रो पड़ा। उसी साल स्टेशन पर उसकी कांस्य प्रतिमा लगाई गई। ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं, बल्कि उस भावना की याद है जो भाषा, धर्म और संस्कृति से परे सच्ची निष्ठा कहलाती है। 1923 में जर्मनी का हर घर पैसों से भरा था, लेकिन कोई कुछ खरीद नहीं सकता था। यह इतिहास की सबसे भयावह आर्थिक तबाही थी। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया गया था और सरकार ने उसे चुकाने के लिए नोट छापने शुरू किए। कुछ ही महीनों में मुद्रा का मूल्य इतना गिरा कि $1 अमेरिकी के लिए 4.7 ट्रिलियन जर्मन मार्क देने पड़ते थे। दुकानों में कीमतें हर घंटे बदलती थीं। लोग ब्रेड खरीदने के लिए नोटों के बोरे लेकर जाते थे। तस्वीर में बच्चे उन पैसों से खेल रहे हैं जो अब खिलौनों जैसे हो चुके थे। ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं था, इसने समाज को तोड़ दिया और इसी निराशा ने आगे चलकर हिटलर जैसे नेताओं को सत्ता में आने का मौका दिया। 28 सितंबर 1909 की न्यूयॉर्क की सुबह इतिहास में दर्ज हो गई। विमानन के जनक विल्बर राइट ने अपने बनाए विमान मॉडल ए से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का चक्कर लगाया। ये उड़ान केवल तकनीकी प्रदर्शन नहीं थी, ये मानव स्वतंत्रता और साहस का प्रतीक बन गई। जिस मूर्ति ने आज़ादी का प्रतीक बनाया, उसके चारों ओर इंसान ने पहली बार अपनी खुद की मशीन से उड़ान भरी। उस समय न्यूयॉर्क के लोग आसमान की ओर देखते हुए हैरान थे। उड़ता हुआ इंसान, ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। विल्बर और ऑरविल राइट की ये उपलब्धि आधुनिक युग के आरंभ की घोषणा थी। कुछ ही वर्षों बाद वही हवाई जहाज युद्ध और व्यापार दोनों का भविष्य तय करने वाले थे। ये तस्वीर 1950 के दशक की है, जब यूरोप धीरे धीरे युद्ध की राख से बाहर निकल रहा था और जिंदगी फिर से रंग पकड़ने लगी थी।
इटली का शहर वेनिस, जो अपने रोमांटिक गोंडोलों और सदियों पुराने पुलों के लिए जाना जाता था, अचानक एक नए प्रयोग का गवाह बना, वाटर स्कीइंग का। आमतौर पर यहाँ शांत नहरों पर गोंडोलें चलती थीं, लेकिन इस दिन कुछ लोगों ने परंपरा को तोड़ दिया। वे तेज मोटर बोट के पीछे बंधे रस्से से पानी पर फिसलते हुए गुजरे, और ये दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति को हैरान कर गया। ये केवल एक खेल नहीं था, बल्कि उस पीढ़ी की मानसिकता का प्रतीक था, जो युद्ध के डर को पीछे छोड़कर रोमांच और आज़ादी को गले लगा रही थी। 1950 का दशक यूरोप नई तकनीकों, फैशन और जीवन के नए जोश से भर रहा था, और इस तस्वीर में कैद ये क्षण उस युग की सबसे सुंदर परिभाषा है, साहस और खुशी का संगम। ये तस्वीर 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों की है, जब कोरिया जापान के कब्जे में जाने से पहले अपने आखिरी स्वतंत्र दिनों में था। तस्वीर में दिखता ये शहर आज का सियोल है। तब इसे हानस्योंग कहा जाता था और ये जोसन राजवंश की राजधानी थी। पत्थर की दीवारें, पारंपरिक टाइलों वाली छतें और सड़कों पर सादे कपड़ों में चल रहे लोग सब उस कोरिया की झलक देते हैं जो सदियों तक अपनी संस्कृति में डूबा रहा। पीछे के पहाड़ शहर की सुरक्षा के प्रतीक थे और मंदिरों से घंटियों की आवाज़ रोज गूंजती थी। लेकिन कुछ साल बाद जापानी शासन ने इस शहर का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। पुरानी इमारतें तोड़ी गईं और पश्चिमी शैली की सड़कों ने जगह ले ली। ये तस्वीर इसलिए भी अनमोल है क्योंकि ये हमें उस सियोल की झलक देती है जो अब सिर्फ इतिहास की किताबों में बाकी है, शांत, पारंपरिक और आत्मा से भरा हुआ। ये तस्वीर उस दौर की है जब अमेरिका सच्चे अर्थों में आज़ादी और उपभोक्ता संस्कृति का पर्याय बन चुका था। 1950 के दशक में ड्राइव इन सिनेमा हर छोटे बड़े शहर का सबसे प्रिय मनोरंजन था। लोग अपनी कारों में बैठकर फिल्में देखते, बच्चे पिछली सीटों पर सो जाते और हवा में पॉपकॉर्न की खुशबू फैल जाती थी। तस्वीर में दिख रही दर्जनों कारें रात के अंधेरे में रोशनी की कतारों जैसी लगती हैं। हर एक के भीतर एक अलग कहानी, एक अलग परिवार। ये वो समय था जब टेलीविज़न घरों में आना शुरू हुआ था, लेकिन सिनेमा घर अब भी जादू थे। ड्राइव इन थिएटरों ने अमेरिकी सपने को नया रूप दिया, परिवार, प्यार और खुली सड़कों का मिला-जुला प्रतीक। आज ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि कभी सिनेमा सिर्फ पर्दे पर नहीं, बल्कि कार की खिड़की से भी देखा जाता था। ये तस्वीर अमेरिका के ओटेरो, कोलोराडो की है, 1910 के आसपास की। खेतों में मजदूर हाथों से विशाल तरबूजों की कटाई कर रहे हैं। ये वही इलाका था जो अपने ब्लैक डायमंड तरबूजों के लिए मशहूर था, इतने बड़े कि एक इंसान मुश्किल से उठा सके। तस्वीर में मजदूर मिट्टी में बैठे हैं, कुछ तरबूज आधे कटे हुए हैं। शायद उन्होंने गर्म धूप में काम करते हुए थोड़ी मिठास का आनंद लिया होगा। ये दृश्य उस समय के अमेरिकी किसान जीवन की सादगी दिखाता है, जब मशीनें नहीं थी और हर फसल मेहनत और एकता से उगती थी। 1910 का ये दौर अमेरिका के औद्योगिक क्रांति के बीच का था, लेकिन छोटे कस्बों में जिंदगी अब भी मिट्टी से जुड़ी हुई थी। ये तस्वीर याद दिलाती है कि आधुनिकता से पहले इंसान प्रकृति के कितने करीब था, पसीने से भरा लेकिन गर्व से मुस्कुराता हुआ। 1959 का ये दृश्य न्यूयॉर्क की बंदरगाह का है, जहां फ्रांसीसी खोजकर्ता राक ईव कुस्तो अपने प्रसिद्ध बाथिस केव कैलिप्सो के साथ खड़े हैं। कुस्तो वो इंसान थे जिन्होंने दुनिया को समुद्र के नीचे की जादुई दुनिया दिखाई। उन्होंने पहली बार पानी के नीचे डॉक्यूमेंट्री बनाई, नई डाइविंग तकनीकें विकसित की और इंसानों को ये सिखाया कि समुद्र केवल संसाधन नहीं, बल्कि एक जीवित दुनिया है। उनकी ये पनडुब्बी उन्हें गहराई में ले जाती थी जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती थी। वहां से उन्होंने वो दृश्य दिखाए जो पहले किसी ने नहीं देखे थे, प्रवाल भित्तियां, मछलियों के झुंड और समुद्र की रहस्यमयी चुप्पी। कुस्तो की यही खोज आज के पर्यावरण आंदोलन की नींव बनी। ये तस्वीर उस इंसान की है जिसने मानवता को सिखाया कि जिज्ञासा ही असली साहस है। ये तस्वीर 1916 में ऑस्ट्रेलिया की है, एक अनोखी भूमि जहां इंसान ही नहीं बल्कि ऊंट भी प्रवासी थे। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश उपनिवेशों को ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों को पार करने के लिए किसी मजबूत जानवर की ज़रूरत थी, तो भारत और अफगानिस्तान से हज़ारों ऊंट मंगवाए गए थे। इन ऊंटों को अफगान कैमल्स कहा गया और उनके साथ कई अफगान और भारतीय ऊंटवान भी आए, जिन्होंने महाद्वीप के शुष्क इलाकों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
तस्वीर में एक ऊँटनी के ऊपर उसका बच्चा बैठा है, जिसे कपड़े में लपेटकर सूरज और गर्मी से बचाया गया है। ये सिर्फ एक जानवर की नहीं, बल्कि मातृत्व और प्रवास की कहानी है, जहां रेगिस्तान में भी जीवन ने रास्ता बना लिया। 1916 में जब दुनिया प्रथम विश्व युद्ध में उलझी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया के इन दूर इलाकों में ऊंट अब भी डाक, सामान और इंसानों को लेकर रेत के समंदर पार करते थे। आज ये ऊंट ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का हिस्सा हैं और उनकी संतानें अब जंगलों में आज़ादी से घूमती हैं, जैसे उनके पूर्वजों ने कभी रेगिस्तान जीता था। ये तस्वीर 1905 में ब्रिटेन के एक प्रथम श्रेणी के डाइनिंग कार की है, जब रेल यात्रा खुद में एक विलासिता थी। उस दौर में ट्रेनें सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक थीं। तस्वीर में दो महिलाएं शानदार कपड़ों में सजी हैं। सफ़ेद मेज़पोश, क्रिस्टल के ग्लास और चांदी की कटलरी, ये सब इंग्लैंड की एडवर्डियन एलिगेंस का हिस्सा था। ट्रेन में परोसा जाने वाला खाना होटल जैसा होता था, भुना हुआ मांस, ताज़ी सब्जियां और चाय। तब यात्रा एक अनुभव थी, जल्दबाजी नहीं। लोग खिड़कियों से खेत, नदियां और शहर गुजरते देखते, बातचीत करते, अखबार पढ़ते। ये वो समय था जब ब्रिटिश रेल साम्राज्य की धड़कन थी। कोयले की गंध, लोहे की गूंज और सभ्यता का विस्तार एक ही पटरियों पर चल रहा था। ये तस्वीर हमें उस युग की याद दिलाती है जब यात्रा का मतलब गंतव्य नहीं, बल्कि रास्ते का आनंद था। ये तस्वीर 1932 में ली गई थी, जब कुछ लोग दुनिया की सबसे मशहूर इमारत को दोबारा रंग रहे थे, एफिल टावर को। उस समय सुरक्षा उपकरण लगभग नहीं थे और ये मजदूर सैकड़ों मीटर ऊंचाई पर केवल रस्सियों और साहस के सहारे खड़े थे। हर 7 साल में टावर को जंग से बचाने के लिए दोबारा रंगा जाता था और इसमें लगभग 60 टन पेंट लगता था। ये काम महीनों तक चलता और मजदूरों को आयरन एक्रोबैट्स कहा जाता था। नीचे फैला पेरिस उस समय भी कला और स्वतंत्रता का प्रतीक था, और उसके ऊपर ये मजदूर उस स्वतंत्रता की असली नींव रख रहे थे, मेहनत, जोखिम और गर्व। ये तस्वीर उस दौर की याद दिलाती है जब आधुनिकता बन रही थी, बिना मशीनों, सिर्फ इंसानी हिम्मत से। ये तस्वीर ताइवान की है, 1950 के दशक की। इसमें एक व्यक्ति साइकिल पर बच्चों से भरा छोटा सा डिब्बा खींच रहा है। यही उस समय की स्कूल बस थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया के कई हिस्सों में गरीबी और पुनर्निर्माण का दौर चल रहा था, लेकिन शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही थी। स्कूल दूर होते थे, सड़कें कच्ची थीं और मोटर वाहन बहुत कम थे। तब लोगों ने अपनी रचनात्मकता से समाधान निकाला। ये ट्राइसाइकिल बस उसी का उदाहरण है। बच्चों के चेहरे खिड़कियों से झांकते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ उत्सुकता से बाहर देखते हैं। इस तस्वीर में गरीबी नहीं, बल्कि आशा दिखती है, आने वाली पीढ़ी की जो सादगी से ज्ञान की ओर बढ़ रही थी। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आपका हर लाइक और कमेंट हमें आगे बढ़ने और कहानियां लाने में मदद करता है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।